Okay. Hello and welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. My name is Sonali and in this video lecture we will be discussing about your topic which is inclusion. देखिए अगर हम बात करें आपके इकोनॉमिक्स की सिलेबस की तो अभी तक हमने पॉवर्टी को कंप्लीट कर दिया है. इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, डेमोग्राफी, ठीक है, और इसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. ये चार जो कीवर्ड थे आपके उनको हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया. इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था इंक्लूजन. जब मैंने आपके साथ सिलेबस को डिस्कस किया था मैंने आपको तभी बोला था कि जो इंक्लूजन होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे. उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम आपका प्लानिंग, ठीक है, जिसमें आपके प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स के बारे में मैंने आपको बोला था, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, इन दो टॉपिक्स को जो है वो हम इंक्लूजन के अंदर पढ़ेंगे. देखिए अगर हम बात करें प्लानिंग की तो प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमने लिया था सोवियत यूनियन से. ठीक है, मतलब प्लानिंग जो हमारा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हम 5 ईयर प्लान को जो है वो पढ़ेंगे वो लिया है हमने सोवियत यूनियन से. ठीक है, और प्लानिंग को डिस्कस करने के लिए या प्लानिंग करने के लिए हमारे पास जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है हमारे पास प्लानिंग कमीशन. तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ प्लानिंग कमीशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ नीति आयोग जो है जिसने प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देख लेते हैं सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को. देखिए जो प्लानिंग कमीशन है ये आपका अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब हाईएस्ट बॉडी है किसके लिए, प्लानिंग के लिए. ठीक है, ऑफ इंडिया. इंडिया की अपेक्स इंस्टीट्यूशन था ये जो बना था इन द ईयर ऑफ 1950. ठीक है, और इसको बनाया किसने था, आपकी यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, ये टॉप मिनिस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था. बना तो था ये 1950 में, मार्च 1950 में, बट जो इसका पहला प्लान था जिसको हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं वो आया है 1951 में. अभी नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से सुनेगा. देखिए लिखा है इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन का कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो कोई एसेंशियल बॉडी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है. ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये बाय लॉ जो है वो नहीं बनी है. बाय लॉ का भी क्या मतलब है आपको पता ही होगा. जब भी कोई लॉ बनता है तो वो सबसे पहले उसके लिए लोकसभा से वो पास होता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, फिर फाइनली उसको जो असेंट मिलता है वो है प्रेसिडेंट का. उसके बाद ही जो है वो बाय लॉ किसी भी चीज को बनाया जाता है. तो आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, साथ ही साथ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो फिर ये आई कैसे है, ठीक है, तो ये आई है आपके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से. ठीक है, इसका मतलब इसको एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने बनाया. एग्जीक्यूटिव में आपको आमना मैम ने पढ़ाया होगा जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं. ठीक है, तो आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साथ ही साथ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, और तो ये आई कैसे आई है, वो आई है आपकी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्सक्लूसिव है. ऐसा क्यों, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है. इंक्लूसिव मैंने आपको बताया था, इंक्लूसिव का मतलब होता है जो मल्टी डायरेक्शनल हो. ठीक है, तो इसका मतलब जो प्लानिंग कमीशन है वो आपकी हर एक तरह की प्लानिंग को करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर की प्लानिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन की प्लानिंग हो. तो हर तरह की प्लानिंग जो है, हर एक सेक्टर में जो प्लानिंग है वो आपका प्लानिंग कमीशन करता है, इसलिए ये इंक्लूसिव है. प्लानिंग कमीशन की अगर फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे. कौन से थे वो, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स
ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का क्या मतलब होता है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर मतलब कंट्री के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वही जो है चेयरपर्सन होंगे इस प्लानिंग कमीशन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी हमने देखा, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, जब जवाहरलाल नेहरू जो है वो हट जाएंगे, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इनकी जगह पे जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो अल्टीमेटली बन जाएंगे आपके चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, मतलब ऑफिस की वजह से वो चेयरपर्सन की पोस्ट को एंजॉय करेंगे ऑफ द प्लानिंग कमीशन। देखिए इसके बाद जो फर्स्ट चेयरपर्सन की हमने बात कर ली, अगर मैं वाइस चेयरपर्सन की बात करूं तो वाइस चेयरपर्सन को जो है वो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट मुझे कहीं पर भी फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन का जो है वो रेफरेंस नहीं मिला। बट ये पता चला कि जो वाइस चेयरपर्सन होंगे प्लानिंग कमीशन के, वो थे, उनका रैंक जो था वो कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपकी टॉप मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसका रैंक के होने चाहिए। इसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि मतलब प्लानिंग कमीशन में जो था वो कौन कौन थे, तो प्लानिंग कमीशन में एक तो हमारे पास चेयरमैन थे, ठीक है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद इसमें 7 मिनिस्टर्स होंगे एज परमानेंट मेंबर, ठीक है। इसके अलावा और 4 मिनिस्टर्स होंगे एज अ पार्ट टाइम मिनिस्टर, मतलब 7 मिनिस्टर होंगे परमानेंट मेंबर, इसके साथ साथ और 4 मेंबर्स होंगे जो काम करेंगे एज अ पार्ट टाइम मिनिस्टर। पार्ट टाइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है, इनको रिमूव कर सकता है, ठीक है, अपनी चॉइस से। तो ये था आपका सारा प्लानिंग कमीशन के बारे में, आपको ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो अबॉलिश हो चुका है, क्योंकि नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया था, इसलिए आपको इसके बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए नीति आयोग जो है वो फॉर्म हुआ है आपका 1 जनवरी 2015 को, लगभग आज से 7 इयर्स एगो, ठीक है, 2005 से अगर हम बात करें 2022 तक, तो अभी तक 7 इयर्स जो है वो हो चुके हैं। नीति आयोग बना तो था 1 जनवरी 1950 को, बट ये अनाउंस ऑलरेडी हो चुका था ऑन 15 अगस्त 2014 को बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी 2014 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उसी टाइम वो जो है वो अनाउंस करते हैं कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय नीति आयोग, ठीक है। अगेन ये नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के जैसा ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2015 में जब ये सबसे पहले बना तो इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपको पहले भी समझाया, तो वो बन जाते हैं इसके चेयरपर्सन। और फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे इसके डॉक्टर अरविंद पनगारिया, ठीक है। 2022 की बात करें तो इनके जो चेयरपर्सन है, क्योंकि सरकार जो है वो अभी भी नरेंद्र मोदी की है, ठीक है, हाँ, तो इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो है आपके डॉक्टर राजीव कुमार। जब हमने SDGs की रिपोर्ट को पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने वहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड किया था, क्योंकि SDG की जो रिपोर्ट थी वो इस बार डॉक्टर राजीव कुमारिया ने ही प्रेजेंट की है। इसके बाद अगर इसके कॉम्पोजिशन की हम बात करें, देखिए अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक तो हमारे आगे चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा चेयरपर्सन के साथ इनमें CM होंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर होंगे हर एक स्टेट के, CM ऑफ ऑल द स्टेट, और साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिल्ली एंड पौंडीचेरी, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उन यूनियन टेरिटरीज का जहाँ पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो इसकी कॉम्पोजिशन में इंक्लूड किए जाएंगे। तो स्टेट, ये तो आगे हमारे पास सेंटर से प्रधानमंत्री, ठीक है, स्टेट से और यूटी से हमारे पास CM आ गए, और थर्ड जो हमारे पास यूटीज हैं,
ठीक है, वहां से आएंगे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये है इसकी कॉम्पोजिशन। देखिए ये टॉप कॉम्पोजिशन है जो गवर्न करेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास ये देख लीजिए आप, उसकी कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, उसके नीचे हमारे पास वाइस चेयरपर्सन जो हमने अभी बात की राजीव कुमार, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन में हमारे पास आगे प्रधानमंत्री राजीव कुमार। थर्ड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विच इज सीईओ, ये है हमारे पास अभी करंट में, ये सारे मैंने 2022 का डाटा लिया हुआ है, वो है हमारे पास अमिताभ कांत, ठीक है। इसके अलावा इन तीन के अलावा और कौन कौन है, 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, वीके श्रीवास्तव, ये फॉर्मर डीआरडीओ के चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रमेश चंद्र ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, और वीके पॉल ये है आपके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ये हमारे पास 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब इनके पास ऑफिसेज हैं कोई, और उसकी वर्च्यू पे ये जो है इस कॉम्पोजिशन के मेंबर हैं। और कौन कौन से हैं, राजनाथ सिंह, ये आपको पता होगा डिफेंस, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, अमिताभ शाह जो है ये होम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, और ये लास्ट है आपके नरेंद्र सिंह तोमर के पास, हमारे के पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसके अलावा और कौन है, 5 स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, और इसके अलावा 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, और ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे ये किसी भी लीडिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लीडिंग मेंबर्स होंगे। तो ये है कॉम्पोजिशन आपके नीति आयोग की, जिसमें चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, उसके बाद 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 स्पेशल इनवाइटीज, साथ ही साथ 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। इसके बाद देख लीजिए ये मैंने कॉम्पोजिशन, हाँ ये जो मैंने अभी आपको कॉम्पोजिशन पढ़ाई, ठीक है, वो सारे यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन मेंबर है, जिसमें मैंने बता दिया आपको वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हमने पढ़े, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसमें हमने अरविंद कौन से थे आपके, अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये सारा कॉम्पोजिशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्लाइड में मैंने आपके सामने ये डिफरेंस रखा है, किसमें किसमें, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। हाँ। अगर हम डिफरेंस की बात करें, देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन लिख रखा है कि प्लानिंग कमीशन हैज द पावर टू एलोकेट फंड टू द मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट। मतलब प्लानिंग कमीशन के पास जो है, ठीक है, जब प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाएगी, और याद रखना कि इनके प्लान को जो है वो एनडीसी अप्रूव करता है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, जब भी नीति कमीशन जो वो प्लान बनाती है, ठीक है, या प्लान बनाती थी, उसको एनडीसी जो है वो अप्रूव करता था। अप्रूव करने के बाद प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर रहती थी कि वो जो है मिनिस्ट्रीज और स्टेट के लिए जो भी इन्होंने प्लान्स बनाए हैं उनको फंड एलोकेट कर सके, जबकि नीति आयोग के पास ऐसा, नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है, ठीक है, जो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है, और इसके पास ये पावर नहीं है कि वो फंड एलोकेट कर सके, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है लिख रखा है कि फॉर्म्ड द सेंट्रल प्लान्स एंड एलोकेट द फंड्स फॉर द सेम, ये सेम ही बात है कि जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, ये सेंट्रल प्लान्स बनाता था और उसके बाद फंड जो है वो एलोकेट करता था। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लानिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, चाहे वो स्टेट में कोई एग्रीकल्चर प्लान की बात कर रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, ठीक है, जब भी प्लानिंग कमीशन इस तरह की कोई प्लान बनाता था तो प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर होती थी कि वो जो है वो फंड एलोकेट कर सके, जबकि नीति आयोग जो है इस तरह से कोई भी प्लान फॉर्मुलेट नहीं करता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ आइडिया देता है, ठीक है।
कि मतलब सजेस्ट करता है या आइडिया देता है कि हमें इस तरह से ये प्लान बनाना चाहिए या नहीं, जबकि प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्चुअली में प्लान बनाते थे। थर्ड पॉइंट लिखा है देयर वाज अ लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट इन द प्लानिंग कमीशन इन प्लानिंग कमीशन। देखिए इस पॉइंट को अगर आप समझे, देखिए जब हमने कॉम्पोजिशन को पढ़ा, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की कॉम्पोजिशन को पढ़ा, तो उसमें जितने भी मिनिस्टर्स थे वो आपके यूनियन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, या सेंटर मिनिस्टर थे। तो इनका जो रोल था वो सेंटर तक का था, ठीक है। जबकि नीति आयोग की कॉम्पोजिशन को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ इसमें चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ यूटी के, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है वो इनको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन का जो रोल था वो लिमिटेड था, ठीक है, वॉज लिमिटेड रोल टू द स्टेट्स। जबकि नीति आयोग में, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द गवर्निंग काउंसिल, मतलब यूनियन जो आपका नीति आयोग है, ठीक है, इसमें जो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो भी जो हेड्स होते हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं नीति आयोग जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच को जो है वो फॉलो करता है, जबकि नीति आयोग जो है वो आपके बॉटम अप अप्रोच। देखिए मैंने जब आपको बताया कि जब हमने कॉम्पोजिशन की बात की इसके, ठीक है, कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि इसमें सीएम जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, मतलब सीएम जो होते हैं वो नीति आयोग के मेंबर होते हैं। तो ऑब्वियसली जो सीएम होंगे, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगी, ठीक है, वो वहाँ की जो लोकल नीड्स हैं, ठीक है, वो उनको पता होंगी। तो जब वो आएंगे वो अपनी क्वेरीज को जो है वो नीति आयोग में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद ही जो है वो जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो पॉलिसीज कैसे बनाएगी, पहले लोकल लेवल पे, मतलब स्टेट्स पे देखा गया या फिर लोकल इश्यूज को जो है वहाँ पे देखा गया, और उसके बाद जो है वो प्लानिंग को डिस्कस किया गया या फिर प्लान को बनाया गया। तो ये होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। जबकि जो प्लानिंग कमीशन था आपका वो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता था, मतलब वो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से ओवरलुक करता था और अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाता था। तो ये था आपके लिए इंट्रोडक्टरी पोर्शन फॉर ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके 5 ईयर प्लान्स को, और फाइनली आपका जो इंक्लूजन वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको ख़त्म करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।